हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपने देखा होगा कि हम जो यूपी जीके कैप्सूल सीरीज में करा रहे थे, इस समय उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना करा रहे थे, जिसमें हमने पहला पार्ट आपको कल करा दिया था। आज ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आप दूसरा पार्ट देखिए, ठीक है? तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो चीज़ें बची हैं उसको हम आज कंप्लीट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। इसके बाद हम पंचायती राज शुरू करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका राजनीतिक संरचना और पंचायती राज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पीसीएस में बनते हैं, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं सीधे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जल्द ही उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, मंथली लाएंगे, ठीक है? मंथली क्या, जैसे कि आपका अब उसी वीडियो में बताना है, लेकिन जैसे कि आपका अगर जून में एग्जाम है तो आप ऐसा तैयार करें कि जनवरी से मई तक का आपका एकदम कंप्लीट हो। उसके पहले का तो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-3 महीने पहले के ही पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो आप एग्जाम डेट से और क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखिएगा एक बार। तो चलिए बात करते हैं प्रशासनिक संरचना उत्तर प्रदेश की। इसका पार्ट 2 है, ठीक है? तो इसमें हमने देख लिया था, आपका हाई कोर्ट देख लिया था, फिर हाईकोर्ट के बाद हमने अधीनस्थ न्यायालय देखना था और अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आपका पारिवारिक जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, ये सारी चीज़ें आती थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय देखेंगे, ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? जिला न्यायालय की बात करें तो यूपी के 75 जिला न्यायालय को यूपी के 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है, ठीक है? यूपी के 75 न्यायिक जिलों में बांटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले, हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है आपका, ठीक है? तो बस इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। और बात करें कि जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय न्यायाधीश का कार्य क्या होता है कि प्रत्येक जिले का नियंत्रण करना। जितनी भी समस्याएं हैं लोग लेके आते हैं, उनका क्या है, नियंत्रण करना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करेंगे जिला जज एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राज्यपाल करता है। ये याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपका कि इंपॉर्टेंट है कि जिला जज एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, हाईकोर्ट के, ठीक है? हाईकोर्ट के जज की सलाह से, ठीक है? हाईकोर्ट के परामर्श से लिख सकते हैं, हाईकोर्ट के परामर्श से ऐसे सीधे लिख देते हैं, हाईकोर्ट के परामर्श से। तो याद रखिएगा, इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे, ठीक है? इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखिए एक बार और देख लीजिए। जिला न्यायालय यूपी के 75 न्यायिक जिलों में इसे बांटा गया है, ठीक है? यूपी के 75 न्यायिक जिलों में इसे बांटा गया है। जिला न्यायाधीश जो है प्रत्येक जिले का नियंत्रण करता है। प्रत्येक जिले का नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है? जिला न्यायालय के। तो ये भी चीज़ जान लीजिए। और जिला जज एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हाईकोर्ट की परामर्श से, ठीक है? हाईकोर्ट के जज हैं, उनके परामर्श से। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। तो जिला न्यायालय में आपको इतना ही जानना है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा को हमने 2 भागों में बांटा है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा को 2 भागों में बांटा है, तो ये अलग से आप नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, जिसको हम पीसीएसजे बोलते हैं, ठीक है? क्या है? उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा। और दूसरा है उच्चतर न्यायिक सेवा यानी हायर जुडिशियल सर्विस। तो 2 भागों में हमने बांटा है। और उत्तर प्रदेश जो न्यायिक सेवा है, इसके अंतर्गत आपका आता है मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश, यानी छोटे केस जो आते हैं लघुवाद न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत कौन कौन आता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट आते हैं और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं। इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है? और इसकी पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगी, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर हम बात करेंगे उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत आता है सिविल एंड सेशन जज, जिसको वर्तमान में कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में नाम है इसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और पहले नाम क्या था? सिविल एंड सेशन जज। तो ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा भाग है आपको? उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और है उच्चतर न्यायिक सेवा। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा के अंतर्गत मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघुवाद न्यायाधीश आते हैं, और उच्चतर न्यायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं सिविल एंड सेशन जज, यानी कि वर्तमान में जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहा जाता है। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। फिर आप बात आती है पारिवारिक न्यायालय पे। तो पारिवारिक न्यायालय की बात आता है तो हम बात करेंगे कि ये सभी मंडलीय मुख्यालय में स्थापित किए जाते हैं। जो पारिवारिक न्यायालय हैं, ये सभी मंडलीय मुख्यालय में स्थापित किए जाते हैं, और हर एक जिले में हर एक पारिवारिक न्यायालय होता है। हर जिले में एक पारिवारिक न्यायालय होता है। तो ये बात याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विवाह संबंधी मामले, भरण पोषण, पति पत्नी संबंधी मामले और बच्चों से संबंधित मामले, इन सभी मामलों का क्या है? पारिवारिक न्यायालय में क्या किया जाता है? निस्तारण किया जाता है। इन सभी उसमें निस्तारण किया जाता है। और ये अधिनियम कौन सा है? तो एक अधिनियम आप देख लीजिए कि जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम है, एक सेकेंड, जो आपका पारिवारिक न्यायालय अधिनियम है, ये सभी मंडलीय मुख्यालय में, ये अधिनियम आपका आता है 1985। यहाँ पर हम अधिनियम 1985 लिख देते हैं, पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है? अधिनियम 1985।
तो ये हो गया, हमने क्या देखा कि सभी मंडलीय मुख्यालयों में स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर मामले कौन से आते हैं? विवाह संबंधी, भरण पोषण संबंधी और पति पत्नी संबंधी और बच्चों से संबंधित मामले जो भी है निस्तारित किए जाते हैं। बच्चों के संरक्षण से संबंधित, ये संरक्षण हमने नहीं लिखा, संरक्षण लिख दीजिए। संरक्षण से संबंधित मामले आपके आते हैं यहाँ पर, ठीक है, संरक्षण से। तो इतनी चीज़ें हो गई आपको कन्फर्म। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में हम बात करें, वैसे तो हर जिले में एक एक होता है, लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो लखनऊ में और कानपुर में दो दो न्यायिक पारिवारिक न्यायालय हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, लखनऊ और कानपुर में दो दो हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सभी जिलों में एक एक है। तो ये आपका कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम आपका था कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, इसी के अंतर्गत है ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। देखिए, कुटुंब मतलब परिवार होता है, याद रखिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो कुटुंब मतलब परिवार होता है। तो हमने क्या बात की, वर्तमान में जो है कि वर्तमान में मात्र 2 जिले हैं जहाँ पर दो दो पारिवारिक न्यायालय हैं। कौन कौन? कानपुर और लखनऊ, क्योंकि दोनों बड़े जिले हैं, ठीक है। जब मंडल पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अभी मंडल भी हमने नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लाएंगे। तो फिर बात करें, प्रत्येक जनपद में एक आपका पारिवारिक न्यायालय होता है, तो ये आप जानेंगे, ये भी इसी के अंतर्गत होता है। और ये अपील लिखा है केवल हाईकोर्ट में। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ के न्यायालय की जो भी फैसला आता है उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो उससे अपील करने का अधिकार होता है, और वो केवल हाई कोर्ट में ही अपील कर सकता है, याद रखिएगा। उसे देखिए, पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार केवल, ठीक है, केवल हाई कोर्ट में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। केवल हाई कोर्ट में ही वो व्यक्ति अपील कर सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से एक बार और सुनिए कि जो भी पारिवारिक न्यायालय हैं उनके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो उसे अपील करने का अधिकार है केवल हाई कोर्ट में, याद रखिएगा। इतना चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करेंगे लोक अदालत की, तो इसी सब में आता है। तो यूपी के सभी जिलों में 3-3 अस्थायी लोक अदालत गठित की गई हैं, इनका गठन हुआ है, तो याद रखिएगा। यूपी के सभी जिलों में 3-3 लोक अदालत हैं, इनका याद रखिएगा, ठीक है। कार्य कर रही हैं, तो ऐसे लिख देते हैं, कार्य कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। फिर अभी यही से जुड़ी चीज़ है ये वाली, आगे वाली देख लीजिए, 1 मिनट, कार्य कर रही है। तो यही से जुड़ी है क्या? उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण। तो ये देखिए, ये जो 1987 में हम बात करेंगे, ये इसका गठन कब है? 1987 की हम बात करेंगे। 1987 में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर इनका गठन किया गया है, गठित की गई हैं, ठीक है। गठित किया गया है, गठन किया गया है, गठन किया गया है लिख देते हैं, गठन किया गया है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या हमने देखा कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर इनका गठन किया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। फिर आती है एक महत्वपूर्ण चीज़, जिसे ध्यान से सुनिएगा, ओके, ध्यान से सुनेंगे। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। अनुच्छेद आपका 39 का जोड़ा गया था, ठीक है। 39 का जो है, 39 का के तहत जो राज्य के निर्देशक तत्व आते हैं, उन्हीं में नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया था। उसी के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किसमें किया गया था? बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 था, और अनुच्छेद कौन सा था? 39 का। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। कभी अगर संविधान संशोधन पूछता है तो आप बता सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 39 का के अंतर्गत इनका उपबंध किया गया था। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण। तो समाज के कमजोर वर्गों, ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्ति और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। और ये प्राधिकरण किसके अंतर्गत? ये लोक अदालत जो है, एक चीज़ और सुन लीजिएगा आप, एक सेकेंड, हाँ, लोक अदालत के माध्यम से जो प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय के बाहर लंबित होते हैं, वही सारे कार्य ये करते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए एक बार और लाइन सुन लेते हैं। लोक अदालतों के माध्यम से प्राधिकरण न्यायालय में, ठीक है, प्राधिकरण न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने एवं निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु अग्रसर है। क्या चीज़ अग्रसर है? उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। तो बस सिंपल सी आप याद रखिए कि इसका क्या कार्य है, किसको सहायता प्रदान करता है? समाज के कमजोर वर्ग एवं आर्थिक रूप से असहाय व्यक्ति, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है इन सभी लोगों को। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे, ज़्यादा चीज़ें आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है, विधिक सहायता उपलब्ध कराना इसका काम होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ से इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, कहीं कहीं अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, लेकिन चीज़ों को जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे।
फिर बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट है ये, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कब? 1986 में। तो ये सन याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आएंगे दूसरे स्लाइड पे, और दूसरे स्लाइड पे जो भी चीज़ें बची उनको कंप्लीट कर लेते हैं। बस ये आपका प्रशासनिक संरचना खत्म हो जाएगा, और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें है कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित 1986 में किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये सारी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो है आपका क्या है, गठन किया गया है इन सभी का। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को देखते हैं। लोकायुक्त देखेंगे। लोकायुक्त इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, और बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे पहले लोकायुक्त। तो लोकायुक्त को देखिए, आपने सुना होगा नाम लोकायुक्त का। तो लोकायुक्त के बारे में हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त अधिनियम 1975 में इसका क्या कब हुआ था, क्या गठन हुआ था। तो इसका गठन की बात करें तो 1975 में हुआ था, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गठन की बात करें तो 1975 में हुआ था, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त था उपलोक आयुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था, ऐसे लिख लीजिए। 75 में पारित किया गया था। ये जो अधिनियम था कब पारित किया गया था? 1975 में पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। तो याद रखिए, इसका कार्य क्या था कि राज्य में उच्च स्तर से निम्न स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इसका काम क्या था कि राज्य में उच्च स्तर से निम्न स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, और राज्य सरकार को इसकी संस्तुति भेजना। ठीक है, ये कार्य था लोकायुक्त का। इतना याद हो गया आपको। तो 1975 में अधिनियम पारित हुआ था। कार्य क्या था कि राज्य में जो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक भ्रष्टाचार होते हैं उन पे लगाम लगाना, और उनकी संस्तुति जो है राज्य सरकार को भेजना। और ये जो है कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होता है। ठीक है, मुक्त एवं स्वतंत्र होता है। लोकायुक्त जो होता है ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र होता है। तो इतना याद रखिए। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इसका 8 वर्ष होता है, और बात करें तो ये संशोधन हुआ था, और 2012 से पहले इसका कार्यकाल होता था 6 वर्ष। ठीक है, 2012 से पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता था। तो इसको आप याद रखिएगा कि लोकायुक्त का कार्यकाल अब 8 वर्ष हो गया है। संशोधन हुआ था 2012 में, उसके बाद इसका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ये इनका शासन कब से कब तक थे? 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982। ठीक है, पूरे 5 वर्ष, शायद 5 वर्ष ही होता था कार्यकाल इसका। ओके, तो इसका कार्यकाल 5 ही वर्ष होता था, 6 वर्ष नहीं होता था। एक सेकेंड, सॉरी 6 वर्ष ही था। तो 6 वर्ष सही है आपका, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त को थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। ये 2016 से अब तक हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बाय द चांस, वैसे तो 8 साल अभी पूरा नहीं हुआ है इनका, तो अगर चेंज हुए होंगे तो हम PDF में आपके ऐड कर देंगे, तो इस पर वो मत करिएगा। तो वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है। अगर चेंज हुए होंगे तो आपको PDF में चेंज नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं, तो ये चीज़ें हो गई लोकायुक्त की। तो हमने देखा कि 1975 में अधिनियम पारित किया गया, और काम क्या था? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और सरकार को संस्तुति प्रदान करना। कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होता था। कार्यकाल 8 वर्ष है, और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे, और वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा थे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण, ये क्या है? इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका काम क्या था? इसका काम था कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाना। बस इतना ही कार्य इसका था। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का कार्य क्या होता है। तो ये होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये चीज़ें देखिए, जो अपडेट होने वाली चीज़ें हैं, अगर चेंज हुई होंगी आप यहाँ पे इन चीज़ों को जान लीजिए। अगर चेंज हुई होंगी तो PDF में आपकी अपडेट हो जाएंगी। फिर बात करते हैं, अब ये चीज़ें हो गई लोकायुक्त की हो गई। फिर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की। ठीक है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की हम बात करते हैं, राज्य सूचना आयोग की। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, तो ये हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15, ये याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत किसका गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 14 सितंबर 2005 को। ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत गठन किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 14 सितंबर 2005 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट इसी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति MA खान।
न्यायमूर्ति M.A. खान थे इसके प्रथम सूचना आयुक्त, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति M.A. खान प्रथम क्या थे? सूचना आयुक्त थे, याद रखिएगा। और ये जो है इनका कार्यकाल कितना होता है? अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान सूचना आयुक्त आपके भावेश कुमार सिंह हैं जो 2021 से हैं, ठीक है। वर्तमान कौन है? भावेश कुमार सिंह है, 2021 से हैं। अगर चेंज हुए होंगे तो PDF में आपको अपडेट हो जाएगी, तो आप PDF टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं। अब बात करें इनके कार्यकाल की, हम बात करें तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि या तो कार्यकाल इनका 3 वर्ष का पूरा हो गया हो या इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो गई हो, तो इनका कार्यकाल उतना है। ये संशोधन 2019 में किया गया था कि 2019 के बाद से ये कार्यकाल आपका 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ये जो होते हैं राज्य सूचना आयुक्त होते हैं, आपके पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखिएगा इनको, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो हमने देख लिया सूचना आयोग का सबसे पहले आपका गठन पूछता है, तो आप बता देंगे 14 सितंबर 2005 को। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आपका पहले पूरा होगा। और वर्तमान सूचना आयुक्त भावेश कुमार सिंह और प्रथम सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति M.A. खान। अगर चेंज हुआ होगा तो चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी, बार बार कह रहे हैं तो इसको गलत मत समझिएगा। फिर बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डेट, कि पूछा जाएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को, तो ये याद रखिएगा। कौन सी अधिनियम, कौन सी धारा थी? 1993 का अधिनियम धारा 21 थी, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे आप। अब अगर हम बात करें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AP मिश्रा। न्यायमूर्ति AP मिश्रा थे प्रथम अध्यक्ष। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, ठीक है। बालकृष्ण नारायण ये हाईकोर्ट के रिटायर्ड हैं, ठीक है, हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, तो याद रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AP मिश्रा, पूछा जाता है। और वर्तमान कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। जैसा कि हमने कहा, अगर चेंज होगा तो PDF में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वो होता है। और इनका भी संशोधन जो है 2019 में संशोधन हुआ था, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है, जो भी चीज़ें आपकी पहले पूरी हो जाएंगी। तो हमने क्या देख लिया? राज्य सूचना आयोग देख लिया, राज्य मानवाधिकार आयोग देख लिया। गठन कब हुआ इसका? 7 अक्टूबर 2002 को। कौन सी धारा? धारा 21 1993 का अधिनियम था। और प्रथम कौन थे? न्यायमूर्ति AP मिश्रा प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान कौन थे? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण थे। अब कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष में से जो भी पहले पूरा हो जाए वो। अब फिर बात करेंगे राज्य महिला आयोग की, ठीक है। राज्य महिला आयोग की, इसका पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 2004 के अंतर्गत, ठीक है, अधिनियम अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को किया गया था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन कब किया गया? 26 अप्रैल 2013 को। अगर इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो विमला बाथम है 2018 से। अगर चेंज होगी तो फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। विमला बाथम देख लीजिएगा। तो राज्य महिला आयोग है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्रशासनिक व्यवस्था से, और प्रशासनिक व्यवस्था में सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इसके बाद हम पंचायती राज पूरा करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा करें, अगर नहीं होगा तो 2 वीडियो आपकी लगेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ें होंगी। लोकायुक्त हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में हमने देखा, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग, इसका पुनर्गठन हमने कब देखा? 26 अप्रैल 2013 को हुआ। वर्तमान अध्यक्ष विमला बाथम है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, और चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका PCS का भी एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, PCS में ज़्यादा बनते हैं। और आपका पंचायती राज जो है आपका, जो पढ़ेंगे आप अगला टॉपिक है, तो वहाँ से तो आपका वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और वैकेंसी भी आपकी वही है वीडियो की, और सारे लोग उसी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ, पंचायती राज, और इसके साथ ही आपका हम करंट अफेयर्स भी उत्तर प्रदेश का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।